हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और आज के प्रश्न भी आपके बहुत ही अच्छे हैं। आज भी आप लोगों को बहुत सारे नए पॉइंट्स जानने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, विश्व के किस राजनीतिज्ञ ने गुट निरपेक्षता को अनैतिक निष्पक्षता की संज्ञा प्रदान की थी। आपको बताना है कि विश्व के किस राजनीतिज्ञ ने गुट निरपेक्षता को अनैतिक निष्पक्षता की संज्ञा प्रदान की थी। आपके सामने है ऑप्शन मैकार्थर, चाउ इनलाई, नासिर या जॉन फॉस्टर डिलेस। बताइए बच्चा लोग, आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके लिए नया भी होगा लेकिन इम्पॉर्टेंट है। विश्व के किस राजनीतिज्ञ ने गुट निरपेक्षता को अनैतिक निष्पक्षता की संज्ञा प्रदान की थी। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर, फटाफट जवाब दीजिएगा। याद रखेंगे आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जॉन फॉस्टर डिलेस। जॉन फॉस्टर डिलेस का ये कथन है कि आपकी राजनीति ने विश्व की राजनीति ने गुट निरपेक्षता को अनैतिक निष्पक्षता की संज्ञा दी है। जॉन फॉस्टर डिलेस। अगला देखिए, कह रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। आप सभी को पता है इसका उत्तर कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। पहला कह रहा है कृषि का विकास, दूसरा कह रहा है सामाजिक विकास, तीसरा कह रहा है औद्योगिक विकास और चौथा कह रहा है शिक्षा का विकास। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न और एकदम आसान, मेरे बच्चों के लिए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आप सभी को पता है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी ये कृषि के विकास को लेकर था, जो कि हमारे यहाँ खाद्यान्नों की बहुत कमी थी। तो सबसे पहले भोजन को उपलब्ध कराने की बात की गई। दूसरी जो आपका पंचवर्षीय योजना, इसमें भारी उद्योगों को डेवलप करने का कोशिश किया गया था। तो ये कृषि के विकास से जुड़ा हुआ था। आपको पता है ये सारी बातें मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगला देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला जो अधिवेशन है ये कहाँ पे हुआ था। मुंबई में हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था, काहिरा में हुआ था या घाना में हुआ था। आपके सामने है ऑप्शन और आपको देना है जवाब। और ये सारे क्वेश्चन आयोग के पूछे हुए हैं। चलिए देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल सही है। बेलग्रेड में हुआ था गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम अधिवेशन। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित में कौन सर्वोदय समाज के संस्थापक थे। अधोलिखित में कौन सर्वोदय समाज के संस्थापक थे। जयप्रकाश नारायण, गोविंद बल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल या विनोबा भावे। सभी को पता है इसका उत्तर, बिकॉज ये मैं पढ़ा चुकी हूँ और ये आपका बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न है तो इसमें कोई दम नहीं है। निश्चित ही बच्चा लोग सभी को पता है कि जो आपका सर्वोदय है ये इसकी स्थापना किसने किया है, विनोबा भावे ने किया है। ऑप्शन नंबर आपका जो 4 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका सर्वोदय का जो समाज है इसकी स्थापना विनोबा भावे जी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित हुआ था। भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था ये कहाँ स्थापित हुआ था, आपको ये बताना है। आपके सामने है ऑप्शन। पहला कह रहा है तारापुर मुंबई, दूसरा हैदराबाद, तीसरा चांदीपुर और चौथा कह रहा है बेंगलुरु। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा क्योंकि इसको भी आयोग ने कई बार पूछा हुआ है। तो निश्चित ही बच्चा लोग सभी को पता है कि क्या है जो सत्य हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यानी कि तारापुर मुंबई ये बिल्कुल सही है। तारापुर मुंबई में पहला परमाणु संयंत्र आपका स्थापित हुआ था या पहला परमाणु जो रिएक्टर है इसकी स्थापना की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है। भारत का जो प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र था वो कहाँ पर स्थित है। पहला कह रहा है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, दूसरा कह रहा है थुम्बा केरल, तीसरा कह रहा है चांदीपुर उड़ीसा और चौथा कह रहा है ट्राम्बे मुंबई। बताएंगे बच्चा लोग आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। भारत का प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। और ये सारे प्रश्न आयोग के पूछे हुए हैं इसलिए आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है थुम्बा केरल ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र थुम्बा केरल में स्थापित किया गया था। अगला देखिए, भारत के गरीबी
गरीबों का पेट बड़ी बड़ी बातों से नहीं भोजन से भरेगा और भूखे पेट वाले व्यक्ति ने से आदर्शवाद की बात करना व्यर्थ है। यह कथन किसका है? कहला भारत के गरीबों का पेट बड़ी बड़ी बातों से नहीं भोजन से भरेगा और भूखे पेट वाले व्यक्ति से आदर्शवाद की बात करना व्यर्थ है। यह कथन किसका है? नेहरू का है, राजेंद्र प्रसाद का है, महात्मा गांधी का है या अम्बेडकर का है? फटाफट जवाब दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू ने बात कही है कि भारत के गरीबों का जो पेट है वो बड़ी बड़ी बातों से नहीं बल्कि भोजन से भरेगा और भूखे पेट वाले व्यक्ति को आदर्श की बात नहीं समझ में आने वाली है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के लिए नेहरू ने भारत में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के लिए नेहरू ने भारत में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आपके सामने है ऑप्शन समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी या साम्यवादी। आपके सामने है चार ऑप्शन और आपको बताना है कि लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के लिए नेहरू ने भारत में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फटाफट जवाब दीजिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये आपके लिए कॉमन सेंस का है। तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग? आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है या मतलब 2 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात कही थी इन्होंने कहा था कि लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व में नेहरू किसके माध्यम से शांति को बढ़ावा देना चाहते थे? आपको बताना है विश्व में नेहरू किसके माध्यम से शांति को बढ़ावा देना चाहते थे। पहला है निर्गुटता, जिसको गुट निरपेक्षता कहते हैं। दूसरा कह रहा पंचशील, तीसरा कह रहा दोनों और चौथा कह रहा कोई नहीं। फटाफट जवाब देंगे कि विश्व में नेहरू किसके माध्यम से शांति को बढ़ावा देना चाहते थे? गुट निरपेक्षता के द्वारा या पंचशील के द्वारा या दोनों के द्वारा या कोई नहीं? तो बिल्कुल कॉमन सेंस का है, आप सभी को पता है इन दोनों को लेकर के नेहरू जी काफ़ी सीरियस थे और इन दोनों चीज़ों का वो प्रचार प्रसार कर रहे थे या लोगों को अवगत करा रहे थे। गुट निरपेक्ष भी था और पंचशील सिद्धांत भी, ये दोनों इन्हीं के द्वारा काफ़ी फेमस किया गया था वर्ल्ड स्तर पे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति की संज्ञा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? हरित क्रांति की संज्ञा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा या डॉक्टर विलियम एड गॉड द्वारा या MS स्वामीनाथन द्वारा या भारतीय कृषि मंत्रालय द्वारा? फटाफट उत्तर दीजिएगा बच्चा लोग, क्या है जो सही हो जाएगा? हरित क्रांति की संज्ञा सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, निश्चित ही याद रखेंगे क्या है जो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, डॉक्टर विलियम एस गॉड। डॉक्टर विलियम एस गॉड ने हरित क्रांति की संज्ञा सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी। अगला देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कब पहली बार औद्योगिक सम्मेलन बुलाया गया? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कब पहली बार औद्योगिक सम्मेलन बुलाया गया था, आपको ये बताना है। और ये प्रश्न भी आपके लिए बढ़िया है। कह रहा है 1947 में, 1948 में, 1951 में या 1949 में? फटाफट जवाब देंगे बच्चा लोग। मैंने ये पढ़ाया है आप लोगों को इकोनॉमी में आपने पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कब पहली बार औद्योगिक सम्मेलन बुलाया गया था। तो आपका जो सही है वो है केवल और केवल ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, 1947 में ये सम्मेलन बुलाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन तो आप सभी को याद होगा क्योंकि ये तो मैंने इकोनॉमी में बिल्कुल साफ साफ बताया था कि भारत के पहले औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। भारत में पहले औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी बच्चा लोग? 1948 में, 1962 में, 1952 में या 1956 में? आपके सामने है ऑप्शन और आपको देना है जवाब। ये आयोग ने कई बार पूछा है, इकोनॉमी में भी आया है क्वेश्चन और देखिए आपकी हिस्ट्री में भी आया है। तो आप सभी को मैंने बताया था कि पहला जो औद्योगिक नीति है इसकी घोषणा कब किया गया था? 1948 में किया गया था। पहली औद्योगिक नीति 1948 में आई थी, आप लोग पढ़ चुके हैं। उसके तहत क्या क्या प्रावधान थे वो भी मैं आपको पढ़ाई हूँ। लेकिन आपने इसके पहले देखा कि हम भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने कब पहली बार औद्योगिक सम्मेलन बुलाया? तो सम्मेलन 47 में बुलाया और औद्योगिक नीति कब की घोषणा कब की? तो एक साल बाद 48 में किया था। सम्मेलन 47 में और नीति की घोषणा 48 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू का लक्ष्य भारत में किस प्रकार के समाजवाद को स्थापित करना था?
जो आपके जवाहरलाल नेहरू हैं वह भारत में समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन वह किस तरह की समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे? पहला कह रहा है साम्यवादी समाजवाद, दूसरा कह रहा है लोकतांत्रिक समाजवाद, तीसरा कह रहा है गणतांत्रिक समाजवाद और चौथा कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बच्चा लोग दीजिएगा जवाब। शानदार प्रश्न है और बिल्कुल कॉमन सेंस का है। आप सभी को पता होगा हमारा देश कैसा है, गण मतलब जो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, यानी कि लोकतंत्र सबसे पहले है, तो निश्चित ही कैसा होगा, लोकतंत्रात्मक समाजवाद की बात ही करेंगे। तो आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद। अगला देखिए, भारत सहित विश्व की समस्याओं का समाधान मुझे समाजवाद में मिलता है, यह कथन किसका है? कौन कह रहे हैं कि भारत और विश्व की समस्याओं का जो समाधान है वो समाजवाद में है? बहुत कॉमन सेंस का है, सभी को पता है। कौन हो जाएंगे? गांधी हैं, नेहरू हैं, या राजेंद्र प्रसाद हैं, या प्रकाश नारायण हैं? तो निश्चित ही बच्चा लोग सभी को पता होगा कि समाजवादी कौन है सबसे ज़्यादा, तो जवाहरलाल नेहरू हैं। यही समाजवाद को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देते थे और भी लोग इससे काफ़ी प्रभावित थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस भी प्रभावित थे, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण। लेकिन सबसे ज़्यादा जो समाजवाद की बातें करते हैं वो करते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने ही कहा कि भारत सहित विश्व की समस्याओं का जो समाधान है वो मुझे समाजवाद में मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, भारत में द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? पहला कह रहा है 30 अप्रैल 1956, दूसरा कह रहा है 4 अप्रैल 1956, तीसरा कह रहा है 10 अप्रैल 1956 और चौथा कह रहा है 1 मार्च 1956। फटाफट जवाब देंगे बच्चा लोग, आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? और इसका उत्तर भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। हालांकि डेट में आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, ईयर तो पता ही है कि 1956 है, डेट में अगर दिक्कत है तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा, 30 अप्रैल 1956 को ही द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये बिल्कुल और बिल्कुल सही है। आगे देखिए, इसका उत्तर तो दिख ही रहा था, ओहो आप लोग यहाँ से नकल भी कर सकते थे। कह रहा है 30 अप्रैल 1956 को घोषित द्वितीय औद्योगिक नीति का उद्देश्य क्या था? आपको बताना है कि जो 30 अप्रैल 1956 को द्वितीय औद्योगिक नीति आई थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला कह रहा है समाजवादी समाज की स्थापना, दूसरा कह रहा है कल्याणकारी समाज की स्थापना, तीसरा कह रहा है दोनों और चौथा कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट जवाब देंगे बच्चा लोग, शानदार प्रश्न है और बिल्कुल बिल्कुल कॉमन सेंस का है कि 30 अप्रैल 1956 को घोषित द्वितीय औद्योगिक नीति का उद्देश्य क्या था? तो आपके हिसाब से क्या सही हो जाएगा? याद रखेंगे जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल समाजवादी समाज की स्थापना था। आपका केवल और केवल आपका पहला सही हो जाएगा, याद रखिएगा आपका दोनों सही नहीं है। अगला देखिए, भारत में 1977 की औद्योगिक नीति की साधारणतया पर किस पर आधारित थी? साधारणतया किस पर आधारित थी? आपकी 1977 की औद्योगिक नीति आपको ये बताना है। आपके सामने है ऑप्शन, बेरोजगारी, नगरीय तथा ग्रामीण और समानता व औद्योगिक रुग्णता की दयनीय स्थिति पर नियंत्रण लगाकर औद्योगिक विकास करना, दूसरा कह रहा है नगरीय तथा ग्रामीण असमानताओं को दूर करना, तीसरा कह रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर देना और चौथा कह रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित औद्योगिक विकास करना। आपको बताना है बच्चा लोग, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि भारत में 1977 की औद्योगिक नीति की किस अवधारणा पर आधारित थी, उसकी अवधारणा क्या थी या मोटिव क्या था? तो आपके सामने ऑप्शन है और ऑप्शन भी बहुत ही शानदार है। आपको ऑप्शन देख के ही पता चल रहा होगा कि क्या हो सकता है। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बेरोजगारी, नगरीय तथा ग्रामीण असमानताओं व औद्योगिक रुग्णता की दयनीय स्थिति पर नियंत्रण लाकर औद्योगिक विकास करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनता पार्टी सरकार ने भारत में कब नई औद्योगिक नीति की घोषणा की थी? आपको बताना है जनता पार्टी सरकार ने भारत में कब नई औद्योगिक नीति को घोषित किया था? पहला है 23 दिसंबर 1977, दूसरा है 28 अक्टूबर 1977 और तीसरा है 26 नवंबर 1977 और चौथा है 8 दिसंबर 1978। फटाफट जवाब दीजिएगा, आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो याद रखेंगे जनता पार्टी सरकार ने भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा
23 दिसंबर 1977 को किया था। 23 दिसंबर 1977 को किया था, ये बात याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 23 दिसंबर 1977। भारत की सीमा रेखा पर चर्चा करने के लिए शिमला में कब सम्मेलन बुलाया गया था? आपको बताना है कि भारत, और यहाँ पे होना चाहिए था चीन, भारत चीन की सीमा रेखा पर चर्चा करने के लिए शिमला में सम्मेलन कब बुलाया गया था? भारत और चीन की सीमा के निपटारे के लिए कब जो है शिमला सम्मेलन बुलाया गया था? आपके सामने पहला ऑप्शन है 1913, दूसरा 1916, तीसरा 1912 और चौथा है 1914। बताएंगे बच्चा लोग, भारत और चीन की सीमा का निर्धारण करने के लिए या सीमा रेखा पर चर्चा करने के लिए शिमला सम्मेलन कब बुलाया गया था? आपके सामने है ऑप्शन और इसमें से आपको देना है जवाब। तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। 1914 में शिमला सम्मेलन हुआ था। 3 जुलाई 1914 को ये सम्मेलन संपन्न हुआ था, जो भारत चीन सीमा रेखा के ऊपर चर्चा के लिए बुलाया गया था। अगला देखिए, कह रहा है शिमला सम्मेलन में विश्व के कौन से देश शामिल हुए थे? ये उसी शिमला सम्मेलन की बात करा जो चीन और भारत की सीमा को लेकर के है। तो इसके बारे में आपको बताना है कि शिमला सम्मेलन में विश्व के कौन से देश भाग लिए? ब्रिटिश और भारत, दूसरा कह रहा है ब्रिटिश, भारत और चीन, तीसरा कह रहा है ब्रिटिश, भारत, चीन और तिब्बत, चौथा कह रहा है चीन और नेपाल। आपके सामने ऑप्शन और आपको देना है जवाब। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? तो याद रखिए बच्चा लोग, क्या है जो सही हो जाएगा? शिमला सम्मेलन में कौन से विश्व के देश शामिल हो रहे हैं? तो चूँकि ब्रिटेन हमारे यहाँ अधिकार किए हुए था तो ये शामिल होगा, भारत भी होगा, चीन भी होगा और तिब्बत भी होगा, क्योंकि तिब्बत भी एक देश था जिसको अब चीन ने अपने अंडर में ले लिया है। तो इन्हीं चारों लोगों के बीच या विश्व स्तर के इन्हीं चारों देशों के बीच शिमला सम्मेलन 3 जुलाई 1914 को बुलाई गई थी, जिसका मेन उद्देश्य था भारत और चीन की सीमा के विवाद को सुलझाना या उस पर बात करना। अधोलिखित में से कौन 1962 में भारत के उत्तरी भाग पर चीन द्वारा किए गए आक्रमण के समय भारत का रक्षा मंत्री था? आपको बताना है अधोलिखित में से कौन 1962 में भारत के उत्तरी भाग पर चीन द्वारा किए गए आक्रमण के समय भारत का रक्षा मंत्री था? पहला है B.K. कृष्ण मेनन, दूसरा है T.T. कृष्णामाचारी, तीसरा है मोरारजी देसाई और चौथा है जगजीवन राम। बताएंगे बच्चा लोग कि अधोलिखित में से कौन 1962 में भारत के उत्तरी भाग पर चीन द्वारा किए गए आक्रमण के समय भारत का रक्षा मंत्री था? और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार है, दीजिएगा जवाब। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। तो याद रखेंगे कौन हो जाएंगे? B.K. कृष्ण मेनन। ये हैं जब भारत के उत्तरी भाग पर चीन ने आक्रमण किया था, उस समय जो आपके देश के रक्षा मंत्री थे वो थे B.K. कृष्ण मेनन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित में से वह कौन था जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का पहला अध्यक्ष बना? आपको बताना है अधोलिखित में से वह कौन था जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का पहला अध्यक्ष बना? पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तीसरा है डॉक्टर S राधाकृष्णन, चौथा है लाल बहादुर शास्त्री। फटाफट उत्तर दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। आपके हिसाब से क्या है जो कि सही हो जाएगा? तो याद रखेंगे आपका जो ऑप्शन नंबर सही है वो है फर्स्ट, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पहले अध्यक्ष बने थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है ये बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं बच्चा लोग, गुट निरपेक्ष आंदोलन के जन्मदाता नासिर किस देश से संबंधित थे? गुट निरपेक्ष के जन्मदाता थे नासिर। आपको बताना है ये किस देश के थे? पहला कह रहा मिस्र, दूसरा कह रहा अमेरिका, तीसरा कह रहा जापान और चौथा कह रहा ईरान। आपको बताना है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के जन्मदाता नासिर किस देश से संबंधित थे। तो याद रखिए बच्चा लोग कौन सा देश हो जाएगा? आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि मिस्र के थे आपके नासिर। आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना
में किस सम्मेलन की महत्वपूर्ण भूमिका है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में किस सम्मेलन की महत्वपूर्ण भूमिका है? पहला कह रहा है वांगडुंग सम्मेलन, दूसरा कह रहा है तेहरान सम्मेलन, तीसरा कह रहा है बेलग्रेड सम्मेलन और चौथा कह रहा है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। फटाफट जवाब देंगे बच्चा लोग कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में किस सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आपको इसका जवाब देना है तो क्या सही हो जाएगा? आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वानडुंग सम्मेलन, वानडुंग सम्मेलन जो है यही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उम्मीद है बच्चा लोग क्लास अच्छा लगा होगा, बहुत सारी नई चीज़ें भी जानने को मिली होंगी, पुराना रिवीजन हुआ होगा। खूब मेहनत कीजिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने स्टडी को टाइम दीजिए। और अगर कोई समस्या होती है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपनी बातों को आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसी भी समस्या हो, कोई भी बात हो, बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।